धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब किसी धातु को अम्ल में डुबोया जाता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया के कारण छोटी होती जाती है। इस दौरान गैस का निर्माण भी होता है, अर्थात अभिक्रिया के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। धातु प्लस तनु अम्ल बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि HNO3 का एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया के परिणामस्वरूप में बुलबुले बनने की दर सबसे तीव्र होती है। अभिक्रियाशीलता में मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन की घटती क्रम में। तांबे की स्थिति में न तो बुलबुले का निर्माण होता है और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। दर्शाता है कि तांबा तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। धातुओं की अन्य धातु वर्णकों के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातु विस्थापन अभिक्रिया एक अधिक अभिक्रियाशील धातु विस्थापन अभिक्रिया में अपने लवण विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। धातु विस्थापन अभिक्रिया इस अभिक्रिया का सामान्य नाम है। कुछ नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली धातुओं को अभिक्रियाशील घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसे अभिक्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। धातु A प्लस धातु B का लवण विलयन बराबर धातु A का लवण विलयन प्लस धातु B। धातुओं के कारकों के साथ अभिक्रिया। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार एल्कलाई कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। जब ये अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं, क्षार लाल लेटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। क्षारक प्लस धातु बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन। सक्रियता बटे अभिक्रियाशीलता श्रेणी धातु की एक सूची है जो अवरोही क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित होती है। धातुओं की श्रेणी जिसे सक्रियता श्रेणी के रूप में जाना जाता है, धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम को संदर्भित करती है। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर उससे कम सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर उससे कम मैग्नीशियम, फिर उससे कम एल्युमिनियम और जिंक। अभिक्रियाशीलता एल्युमिनियम से कम, फिर आयरन उससे कम, फिर लेड उससे कम, हाइड्रोजन से कम, पारा तांबा से कम, चांदी पारा से कम, सोना चांदी से कम। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं इतनी तीव्र से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखे जाने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें बचाने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सामान्य तापमान पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि ऐसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण में सुरक्षित करती है। गर्म करने पर लोहा का दहन तो नहीं होता, लेकिन यह बर्नर की ज्वाला से लौह चूर्ण डालते हैं, तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ाई जाती है। चांदी और सोना उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।
धातुओं और अधातुओं की एक क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश बाह्यतम कोश बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन, यदि वह अपने m कोश के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तब L कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है, जिससे स्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसकी धन आवेश की अधिकता होती है तथा सोडियम घनायन Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अपूर्ण अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। अक्रिय गैसों में हीलियम, नियॉन और आर्गन। और हीलियम में परमाणु संख्या 2 है, इसमें K सेल में 2, नियॉन Ne, इसमें परमाणु संख्या 10 है, K में 2, L में 8। आर्गन में परमाणु संख्या 18, 2 में, K में 2, L में 8 और M में 8। धातुओं में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम में 12, एल्युमिनियम में 13, पोटेशियम 19, कैल्शियम में 20। अधातुओं में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, फास्फोरस में 15, सल्फर में 16, क्लोरीन में 17। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद क्लोरीन परमाणु को एक इकाई ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है, लेकिन क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और इसके K-L-Mn कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इससे हमें क्लोरीन आयन Cl+ प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों तत्वों के बीच आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। बराबर Na प्लस E माइनस Cl प्लस E माइनस बराबर Cl माइनस Na प्लस Cl NaCl। सोडियम क्लोराइड के निर्माण। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन अक्सर परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल से बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में भी नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति, पदार्थ की अवस्था एवं कठोरता। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कठोर होते हैं। ये यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं, दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बंधों को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता। विद्युत संयोजी आयनों यौगिक आमतौर पर जल में घुलनशील होते हैं और कैल्शियम, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। विद्युत का चालन। किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में धातु विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की ऊपर पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्र जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की ऊपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं।
वो खनिज कहते हैं कुछ स्थानों पर खनिजों को, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण खनन भूमिगत धातु अयस्कों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। धातु के अयस्क भूपट्टी में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। अयस्कों से धातु निष्कर्षण ही हमें भूमि में मौजूद खनिजों का उपयोग करने के लिए अनुमति देते हैं। अयस्क उन तैयार धातुओं से बहुत अलग होते हैं जिन्हें हम इमारतों और पुल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अयस्कों में बांधिक धातु वांछित खनिज यौगिकों के धातु के साथ साथ अशुद्ध या मिट्टी भी पाई जाती है जिसे गैंग कहते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे Na, सोडियम, पोटेशियम, के, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में आयरन, जिंक, लेड और एसन कम अभिक्रियाशील धातु में Cu, कॉपर, Ag, Hg। अयस्कों का ऊर्ध्वाधर संवर्धन इसका अर्थ है अयस्कों को संवर्धन इसका अर्थ है कि विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अयस्क में अशुद्धियाँ या गैंग को हटाना किसी विशेष अयस्क के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी अयस्क और गैंग के गुणों के में अंतर पर निर्भर करती है। सक्रियता श्रेणी से नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण अपचयन द्वारा बाई सेल्फ रेड्यूशन। जब Hg, Pb, Cu आदि कम विद्युत घनात्मक आयनों के सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अयस्क का एक भाग ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जो फिर से सल्फाइड ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके बची धातु और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। इस प्रक्रिया में किसी बाहरी अपचायक का उपयोग नहीं किया जाता है। 2HgS सिनेबार प्लस 3O2G प्लस ऊष्मा बराबर 2HgO कच्ची धातु प्लस 2HgO प्लस ऊष्मा 2Hg प्लस O2 से 2Cu2S कॉपर पाइराइड प्लस 3O2 प्लस ऊष्मा तो 2Cu प्लस 2SO2 2Cu2O प्लस Cu2S प्लस ऊष्मा तो 6Cu प्लस SO2। सक्रियता श्रेणी के माध्यम से आने वाली धातुओं का निष्पादन कैल्सिनेशन। निष्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है। निस्तापन कैल्सिनेशन। निस्तापन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को धातु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्कों का ऊष्मीय अपघटन किया जाता है। भर्जन रोस्टिंग इसमें अयस्कों को वायु या ऑक्सीजन की मौजूदगी में गलनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है। गलाना स्मेल्टिंग इसमें धातु ऑक्साइड को उपयुक्त अपचायक के साथ उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। परिणामस्वरूप कच्ची धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। Fe2O3 प्लस 3C कोक बराबर 2Fe प्लस 3CO2। एल्यूमिनोथर्मिक अभिक्रिया। एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन इसे गोल्डस्मिथ अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है और यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें धातु ऑक्साइड आमतौर पर Fe और Cr के ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है।
Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe प्लस ऊष्मा। Cr2O3 प्लस 2L बराबर Al2O3 प्लस 2Cr प्लस ऊष्मा। सक्रियता श्रेणी में शीर्ष पर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर धातु स्थित धातुओं का अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इन्हें यौगिकों में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के साथ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के साथ ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि इन धातुओं की बंधता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनकारी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को इनके गलित क्लोराइड में विद्युत अपघटन के साथ प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोराइड मुक्त होती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। कैथोड पर Na+ E- बराबर Na। एनोड पर 2Cl- बराबर Cl2 प्लस 2E-। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। धातुओं का परिष्करण। यह कच्ची धातुओं से अशुद्धि या गैंग को हटाने की प्रक्रिया। यह धातु निष्कर्षण धातु कर्म का अंतिम चरण है। यह धातु और गैंग के गुणधर्मों के बीच अंतर पर आधारित होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण। तांबा, जस्ता, निकेल, चांदी, टिन, सोना आदि धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। एनोड अशुद्ध या अपरिष्कृत धातु। कैथोड शुद्ध धातु की एक पतली परत। विद्युत अपघटन। यह धातु के लवण का जलीय विलयन होता है। विद्युत अपघटन। एनोड में ऑक्सीकरण विलयन के वे धातु आयन एनोड द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विलयन में धातु आयन एनोड द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कैथोड अपचयन। विलयन में धातु की समसंतुलन मात्रा कैथोड पर जमा हो जाती है। अशुद्धियाँ एनोड के तल पर जमा होती हैं। संक्षारण। आसपास के वातावरण में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किसी पदार्थ आमतौर पर धातु का धीरे धीरे क्षरण होना संक्षारण कहलाता है। जंग लगना। लोहे के संक्षारण के दौरान लोहे की धातु जल नमी की उपस्थिति में धातु की उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है और हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड बनाती है, जिसे जंग कहा जाता है। 4Fe+3Y+XH2O बराबर 2Fe2O3XH2O जंग। तांबे के संक्षारण। तांबे की धातु वायु के संपर्क में आने पर संक्षारण के कारण हरे रंग की हो जाती है। यह तांबे का बर्तन बरसात के मौसम में वायु के संपर्क में आता है तो धातु विभिन्न गैसों और नमी के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाती है, जिससे तांबा की सतह का गहरा रंग होता रहता है। Cu plus H2O plus Cu equal to CO3 into COH2। चांदी का संक्षारण। वायु की उपस्थिति में चांदी की वस्तु काली हो जाती है। ऐसा वायु
में हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी के कारण होती है। चांदी की वस्तु वायु में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करती है। इस पूरी प्रक्रिया को वास्तव में संक्षारण के रूप में जाना जाता है, जो मूल रूप से अतिरिक्त नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु का क्षरण या विनाश है। धातु के मामले में संक्षारण को चांदी का धूमिल होना सिल्वर टार्निशिंग कहा जाता है। इस संक्षारण के बाद बनाने वाले पदार्थ को सिल्वर सल्फाइड के रूप में जाना जाता है। Ag+H2S = Ag2S+H2। संक्षारण की रोकथाम पेंट या तेल या ग्रीस की कोटिंग, धातुओं की सतहों पर पेंट या तेल अथवा ग्रीस का प्रयोग, वायु और नमी से वस्तु को संपर्क से रोकना है। मिश्र धातु अधिक संक्षारण रोधी होती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील। यशद लेपन ये लोहे की वस्तुओं पर पिघले हुए जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन जस्ता एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है और संक्षारण को रोकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यह विद्युत धारा के माध्यम से एक धातु और दूसरी धातु के लेपन की एक विधि है। यह विधि न केवल सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि धातु की प्रतीति को भी बढ़ाती है। उदाहरण के लिए सिल्वर प्लेटिंग और निकल प्लेटिंग। उत्सर्ग संक्षारण मैग्नीशियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जब इसे लोहे या स्टील से बने आयनों पर लेपित किया जाता है तो ये लोहे के बजाय कैथोड की तरह अभिक्रिया उत्सर्ग करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। विचारणीय बिंदु है कि दिल्ली के कुतुब मीनार स्थित लौह स्तंभ 1600 वर्ष से भी पहले भारत के लौह कर्मियों द्वारा बनाया गया था। उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की थी जो लोहे को जंग लगने से बचाती थी। जंग प्रतिरोधी की इसकी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में वैज्ञानिकों द्वारा इसकी जांच की गई। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 6 टन मतलब 6000 किलोग्राम है। अधातुओं के गुणधर्म। वे धातुओं के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। अधातु के भौतिक गुण। कमरे के तापमान पर ठोस तरल गैस पाई जाती है। भंगुर होती है। अधातु गैर आघात वर्धनीय नॉन मेलिएबल होती है। अधातु भंगुर मतलब ब्रिटल होती है। गैर तन नॉन डक्टेबल होती है। गैर धात्विक नॉन सोनोरस होती है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है। अधिकांश अधातुएं पानी में घुलने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। दूसरी ओर अधिकांश धातुओं में क्षार की ऑक्साइड मौजूदा है। भौतिक गुणों में अपवाद। अधातुओं में क्षार धातुएं Na और जा सकता है। पारा एक तरल धातु है। सीसा और पारा ऊष्मा के सुचालक नहीं। पारा तापमान में थोड़ा परिवर्तन से उल्लेखनीय रूप से फैलता है। गैलियम और सेंजियम का गलन बहुत कम होता है। आयोडीन एक अधातु है लेकिन इसमें चमक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। हीरा ऊष्मा का चालक है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन और इसके यौगिक भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, किताबें आदि अनेक
वस्तु कार्बन पर आधारित है। इनके अलावा सभी सजीव संरचनाओं में कार्बन उपस्थित होता है। ऊपर पट्टी तथा वायुमंडल की कार्बन अत्यंत अल्प मात्रा में है। इसके बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व। कार्बन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 और प्रतीक C है। आबंधन सहयोगी अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल नहीं होता है। कार्बनिक यौगिक अधिकांश विद्युत के चालक नहीं होते हैं। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कार्बनिक यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। इसमें निकटतम अक्रिय गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। इस प्रकार बनाने वाले C4+ आयन 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अत्यधिक अस्थिर होती है। यदि कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अग्रणी गैस नियॉन Ne का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है तो C4- आयन बनेंगे, लेकिन फिर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा C4- आयन में 6 प्रोटॉनों के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन होता है। इसलिए उनकी चतुस्संयोजिता को पूर्ण करने के लिए कार्बन अपने सभी 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है और संयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार से बनने वाला सबसे सरल अणु हाइड्रोजन है। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। इसलिए हाइड्रोजन के सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। के सेल को भरने के लिए उसे एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए 2 हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके हाइड्रोजन का एक बंध अणु H2 बनाते हैं। यह प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु को निकटतम अक्रिय गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसमें के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए डॉट्स या क्रॉस का उपयोग करके चित्रित कर सकते हैं। ऑक्सीजन के मामले में हम 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच एक दोहरे आबंध का निर्माण देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु के L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है और उसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसलिए ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा किए गए 2 इलेक्ट्रॉन के साझा इलेक्ट्रॉन ये बनते हैं, जो इसे 2 परमाणुओं के बीच दोहरा बंध कहा जाता है। प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु के रासायनिक संयोजन कोश 2-5 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निकटतम अक्रिय गैस नियॉन Ne प्राप्त करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और इस नियाबंध ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन के अपरूप समान रासायनिक गुणों के साथ विभिन्न भौतिक रूपों में एक ही तत्व के पाए जाने की घटना को अपरूपता कहा जाता है। कुछ तत्व जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि इस घटना को प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों में हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन शामिल है। कार्बन के
अक्रिस्टलीय अपरूपों को कोयला, कोक, चारकोल, लैम्प लैम्प ब्लैंक और कार्बन लैंप और गैस कार्बन का शामिल है। हीरा में एक नियमित चतुष्कीय संरचना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से एकल संयोजक बंधों के माध्यम से जुड़ा होता है, जिसके परिणामस्वरूप क्रिस्टल की एक इकाई बनती है। यह क्रिस्टल इकाई अलग अलग हलों में स्थित होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसके परिणामस्वरूप हीरे का एक कठोर त्रिआयामी घनाकार पैटर्न बनता है। यह ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन विद्युत का नहीं। ग्रेफाइट नरम और फिसलनशील होती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। C60 जिसे बकमिंस्टर फुलरेन के नाम से जाना जाता है। यह फुलरेन का एक लोकप्रिय और स्थिर रूप है। यह सबसे आम प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला फ्लोरीन है और यह कालिक में कम मात्रा में पाया जाता है। इसे 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जो 12 पंचकोण और 20 षट्भुज में व्यवस्थित होते हैं, जो एक फुटबॉल में होता है। कार्बन की प्रकृति। कार्बन एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बना सकते हैं। ये अन्य कार्बन परमाणुओं से जोड़ने की श्रृंखला, विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला और वलन भी बना सकते हैं। यह एक सर्वतोमुखी तत्व है जो कई तरह के रासायनिक संयोजनों के माध्यम से में पाया जाता है। कार्बन की प्रकृति को टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन जैसे गुणों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से कहा जाता है। टेट्रावैलेंसी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए यह कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं या किसी अन्य एकल संयोजी तत्व के परमाणुओं के साथ बंध बनाने में सक्षम होता है। कैटेनेशन कार्बन का एक मुख्य गुण, जिसके कारण उसके परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी कार्बन श्रृंखला बना सकते हैं, कैटेनेशन कहलाता है। S8 अपनी मूल अवस्था में सल्फर S8 अणु के रूप में 8 परमाणुओं तक कैटेनेशन की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना एक संकुचित वलय जैसी होती है। विचारणीय बिंदु हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप है। इस पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा नहीं। साथ ही कार्बन की चतुष्कोणीय टेट्राहेड्रल संरचना इसे इतना दृढ़ क्यों बनाती है, जबकि ग्रेफाइट की षट्कोणीय स्तरीय संरचना हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर इसे अपेक्षाकृत कमजोर बनाती है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन परमाणु को एकल बंध C से जोड़ता है। कार्बन की शेष संयोजकता संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग करना अगला चरण है। श्रृंखलाएं, शाखाएं, वलन। विशेष रूप से हमने कार्बन यौगिक मीथेन, प्रोपेन देखे हैं। इनमें क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन परमाणुओं की
ऐसी श्रृंखलाओं को कई और कार्बन परमाणु हो सकते हैं। मीथेन में CH4, एथेन में C2H6, प्रोपेन में C3H8, ब्यूटेन में C4H10, पेंटेन में C5H12, हेक्सेन में C6H14। कार्बनिक यौगिक में मुख्य प्रकारात्मक समूह की बात करें तो हाइड्रोक्सिल समूह -OH समूह वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मेथनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3 CH2OH आदि। एल्डिहाइड समूह -CHO समूह अपने समूह वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मेथेनॉल HCHO, एथेनॉल CH3CHO आदि। कीटोन समूह -C=0। इस समूह वाले सभी कार्बनिक यौगिकों जो दो एल्काइल समूह से घिरे होते हैं, इन्हें कीटोन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए प्रोपेनॉन CH3COCH3, ब्यूटेनॉन CH3COCH2CH3 आदि। कार्बोनेक्सेन समूह -COOH सभी कार्बनिक अम्लों में एक कार्बोक्सिल समूह होता है, इसलिए इसे कार्बोक्सिल अम्ल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एथेनॉल एसिड CH3COOH, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH आदि। हैलोजन समूह FCl, Bri वे एल्केन जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को FCl, Bri या I द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें हेलो एल्काइन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरोमीथेन CH3Cl, ब्रोमोमीथेन CH3Br आदि। कार्बन यौगिक के नामकरण इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC ने कार्बन यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नियम तय किए हैं। ऐसा दुनिया भर में एक रूपता बनाए रखने के लिए किया जाता है। हेलो एल्काइन पूर्व लग्न या अनुलग्न, पूर्व लग्न क्लोरो ब्रोमो आदि। उदाहरण के लिए क्लोरोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन। एल्कोहल अनुलग्न OL प्रोपेन। एल्डिहाइड अनुलग्न AL प्रोपेनॉल। कीटोन अनुलग्न 1 प्रोपेनॉल। कार्बोजेनिक अम्ल अनुलग्न ओइक एसिड प्रोपेनोइक अम्ल। एल्केन्स अनुलग्न ENV प्रोपेन। एल्काइंस अनुलग्न YNE प्रोपाइन। समजातीय श्रेणी में कार्बन समजातीय श्रेणी में समान मात्रा, समान सामान्य सूत्र और रासायनिक विशेषताओं वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन इनमें विभिन्न भौतिक गुण होते हैं। इसके आसन्न सदस्य अपने आणविक सूत्र में -CH2 द्वारा भिन्न होते हैं और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि सभी एल्केन समजातीय श्रेणी का हिस्सा है। इस श्रृंखला का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। मीथेन CH2, एथेन
CH3, प्रोपेन CH3, CH2, CH3, ब्यूटेन CH3, CH2, CH2, CH2। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक क्रमिक यौगिक के बीच -CH2 इकाइयों का अंतर है। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण बायोमास में होता है, जो विभिन्न जैविकी तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण ये धरती में चट्टानों के परतों के बीच दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर इन्हें कोयला बन गए। तेल और गैस लाखों वर्ष छोटे समुद्री पौधे तथा जैविकों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद में ढह गए। उनमें मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दब कर चट्टान बन गई। चट्टानों के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ। ये स्पंज में पानी की तरह फंस गए। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। दहन अभिक्रियाशील दहन का अर्थ है कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों का वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। 2CH3OH प्लस 3OH O2 बराबर 4H2O प्लस 2CO। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन धुएं वाली ज्वाला विसर्जित करते हैं। सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कालिख यह दहन के दौरान ईंधन से निकलने वाला या दहन के दौरान बनने वाला एक कार्बन पदार्थ है, जो महीन कणों के रूप में ऊपर उठता है और चिमनी या पाइप के किनारों से चिपक जाता है। यह मुख्य रूप से कार्बन से बना महीन पाउडर है, जो धुएं को रंग प्रदान करता है। पदार्थ ज्वाला के साथ या उसके बिना क्यों जलते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्वाला तभी उत्पन्न होती है जब गैसी पदार्थ जलते हैं। जब लकड़ी या चारकोल को जलाया जाता है तो उसमें मौजूद वाष्पशील पदार्थ वाष्पशील हो जाते हैं और शुरू से ज्वाला के साथ जलते हैं। जब गैसी पदार्थ के परमाणु गर्म होते हैं जब गैसी पदार्थ के परमाणु गर्म होते हैं और चमकने लगते हैं तो एक चमकदार ज्वाला दिखाई देती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलक्षणीय गुण होता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जो एक परमाणु या यौगिक में होती है और जिसमें परिणाम स्वरूप एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। CH3 CH2OH एल्काइन KMnO प्लस ऊष्मा या अम्लीकरण से K2Cr2O2 प्लस ऊष्मा की उपस्थिति में बनाती है CH3COOH। संकलन अभिक्रिया एडिशनल रिएक्शन वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अणु अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, जिनमें संयोजक अणुओं के सभी परमाणु होते हैं। संकलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया संलग्न अभिक्रिया का एक उदाहरण है।
इस अभिक्रिया में निकेल, पोटेशियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोजन छोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें अणु में एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को विभिन्न परमाणुओं या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणुओं को अन्य तत्वों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। CH4 + Cl2 = CH3 Cl + HCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल या C2H5OH एक रंगीन तरल है जिसमें गंध सुखद होती है। इसका क्वथनांक C5 351 K होता है। एल्कोहल जीवों को कैसे प्रभावित करती है? जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रियाओं को धीमा कर देती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देता है। इसके परिणामस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक सुविधा, सामान्य अंतर्बाध को कमी एवं अभाव शून्यता उत्पन्न होती है। जबकि यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करते हैं लेकिन इसे पता नहीं चल पाता कि उनके सोचने और समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत बहुत कम मात्रा में एथेनॉल का सेवन मृत्यु का कारण बन सकता है। यकृत में एथेनॉल ऑक्सीकरण होकर मेथनॉल बन जाती है। मेथनॉल यकृत की विशेषताओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगते हैं। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार से संकलित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा संकलित होता है। मेथनॉल चक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करते हैं जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है और औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग करने के लिए इसमें एथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य ना रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल साधनों में से एक है। गन्ने के रस का उपयोग गुड़ बनाने के लिए किया जा सकता है जिसे केंद्रित करके अल्कोहल एथेनॉल बनाया जाता है। यह भी अनुपातों में पानी के साथ मिश्रणीय है। यह विद्युत का कुचालक होता है। इसमें आयन नहीं होते हैं। यह लिटमस के प्रति उदासीन होता है। इसका उपयोग अल्कोहल का उपयोग ठंडे देशों में वाहनों के रेडिएटर में एंटीफ्रिज के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पेंट, डाई, दवाओं, साबुन, सिंथेटिक रबर के निर्माण में विलायक के रूप में भी किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग आयोडीन के टिंचर को तैयार करने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। सोडियम के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस तथा और सोडियम एथेनॉइड सोडियम एथेनॉइड बनाता है। यह अभिक्रिया एथेनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। 2C2H5OH प्लस 2Na बराबर 2C2H5ONa प्लस H2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाली अभिक्रियाएं एथेनॉल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल 443 केल्विन पर सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन बनाता है। इस अभिक्रिया को एथेनॉल का निर्जलीकरण कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में एथेनॉल अणु से जल का एक अणु निकल जाता है। CH3CH2OH इक्वल टू CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। एथेनॉल अम्ल एथेनॉइक अम्ल आणविक सूत्र CH3COOH या पानी, अल्कोहल और ईथर में घुल जाता है। यह अक्सर ठंडी जलवायु में सर्दियों के दौरान जम जाता है और इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया में एस्टरिक जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एक मीठी चमक वाला एस्टर बनता है। एस्टर निर्माण की यह अभिक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। साबुनीकरण सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। CH3 से एथेनोइक एसिड CH3COCH प्लस CH2OH एथेनॉल अम्ल की उपस्थिति में CH3 एस्टर COCH2CH3 प्लस H2O क्षारक के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की तरह एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनॉइड या आमतौर पर सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। NaOH प्लस CH3COOH इक्वल टू CH3CONa प्लस H2O कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है। उत्पन्न लवण को आमतौर पर सोडियम एसीटेट कहा जाता है। 2CH3COOH प्लस Na2CO इक्वल टू 2CH3COONa प्लस H2O प्लस CO2 CH3COOH प्लस NaHCO3 इक्वल टू CH3COONa प्लस H2O प्लस CO2। साबुन और अपमार्जक अधिकांश गंदगी तैलीय प्रकृति की होती है और तेल जल में नहीं घुलता है और साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले लंबे कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक सिरा जल के साथ क्रिया करता है जबकि कार्बन वाला सिरा तेल के साथ क्रिया करता है। साबुन का आयनिक भाग जल से जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से
तेल से परस्पर क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करता है जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे जल में एमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिश्रण मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन ऐसे अणु होते हैं जिनके दोनों सिरे के गुण अलग अलग होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक होता है यानी यह पानी के साथ क्रिया करता है, जबकि साबुन ऐसे अणु हैं जिनके दोनों सिरे के गुण अलग अलग होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक होता है यानी एक पानी के साथ क्रिया करता है, जबकि दूसरा सिरा हाइड्रोफोबिक होता है यानी यह हाइड्रोकार्बन साथ क्रिया करता है। जब साबुन की सतह पर होती है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका रासायनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि दूसरा छोर जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है इससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का एक बड़ा गुच्छ बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से का आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होते हैं क्योंकि तैलीय मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिशेल विलयन को क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन निष्कर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिशेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। विचारणी बिंदु साबुन और अपमार्जक को जब जल में मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और सफाई में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार विचार कीजिए कि यह क्रियाविधि किस प्रकार संचालित होती है। यह पृष्ठ तनाव क्या है? निष्कर्ष रूप में कहें तो उपरोक्त चर्चा में यह स्पष्ट है कि तत्वों को धातुओं और अधातुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये कमरे के तापमान पर पारा को छोड़कर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। विभिन्न धातुओं के जल और तनु अम्लों के साथ अलग अलग अभिक्रियाशीलता होती है। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण है। धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हुए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणात्मक रूप में आवेशित हो जाती हैं। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो या तो अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। ये इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाती हैं। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो मुख्य सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई धातुओं का आधार है। कार्बन स्वयं और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन जैसे अन्य तत्वों के साथ
सहसंयोजक आबंध बनता है। कार्बन और इसके यौगिक ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। एथेनोइक एसिड हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक कार्बन यौगिक हैं। साबुन और अपमार्जक की सफाई प्रक्रियाएं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों समूह की उपस्थिति पर आधारित होती हैं और इससे तैलीय गंदगी को हटाने में मदद मिलती है। महत्वपूर्ण शब्दावली में एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। एक्वारेजिया अम्लराज आयन जल का लैटिन शब्द 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले ठोस समांगी आकार में पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। अयस्क एक खनिज जिसमें धातु होती है जो खनन हेतु पर्याप्त लाभकारी होता है। अधात्रिक खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें अधात्री या गैंग कहते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट सोने की मात्रा को शुद्ध सोना कहते हैं तथा यह काफ़ी नर्म होता है। अकार्बनिक यौगिक रासायनिक यौगिकों का एक बड़ा वर्ग जिसमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों आमतौर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के परमाणु से संयोजक रूप में बांधे होते हैं। ऊर्जा दैनिक जीवन तकनीकी प्रगति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के रूप में पहलुओं को समझने में पूर्व ऊर्जा के सिद्धांत और गतिशीलता को समझना आवश्यक है। ऊर्जा आधुनिक सभ्यता की जीवन रेखा है जो हमारे घरों उद्योगों परिवहन परमाणु के संयोजन में सहायता प्रदान करते हैं। यह व्यापक अवलोकन कोयला और पेट्रोलियम सीमित प्राकृतिक संसाधन दहन और अग्नि से लेकर ऊष्मा हस्तांतरण की जटिलताओं और हमारे कपड़ों के चयन के पीछे के विज्ञान तक ऊर्जा के बहुमुखी क्षेत्र में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। विचारणी बिंदु कोयला, प्राकृतिक गैस और तथा पेट्रोलियम सभी जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। फिर भी उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। उनके निर्माण की प्रक्रिया में अंतर के बारे में विचार कीजिए। जो एक जीवाश्म बने अलग अलग प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का निर्माण करते हैं। ऊष्मा और उनकी अनुभूति सदियों से ऊनी कपड़े और गर्मियों में सूती कपड़ों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि ये कपड़े अलग अलग तापमान पर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और एवं अनुकूल तापमान बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिसके कारण हम विभिन्न तापमान को सहन कर सकते हैं। दैनिक तापमान में बदलाव हमारे आसपास की वस्तुओं का तापमान अलग अलग होता है। कुछ गर्मी का आभास कराते हैं, कुछ ठंडक का। स्पर्श की विश्वसनीयता हम केवल किसी वस्तु को स्पर्श कर तापमान का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हाथों को गर्म और ठंडे जल में और फिर गुनगुने जल में डुबोने से जुड़ा एक प्रयोग इसे स्पष्ट करता है। हमारी स्पर्श की संवेदना हमारे किसी वस्तु के तापमान का सटीक संकेतक नहीं होती है। तापमान मापने का विज्ञान प्रायोगिक थर्मोमीटर तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रायोगिक थर्मोमीटर का उपयोग
विभिन्न वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यह चिकित्सीय थर्मोमीटर से भिन्न होता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। विशेषताएं और सीमा प्रायोगिक थर्मोमीटर की सीमा आमतौर पर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। सटीक तापमान के लिए तापमान मापने के लिए इसके अग्रभाग को पदार्थ जैसे जल में डुबोएं और सुनिश्चित करने के लिए यह कार्बन के किनारों या जल को स्पर्श न करे। थर्मामीटर को सीधा रखें तथा पारा के स्तर के स्थिर होने का प्रतीक्षा करें। साथ ही पदार्थ में डूबे रहने के दौरान ही थर्मोमीटर का पाठ्यांक लें। इसका कारण यह है कि पदार्थ से निकाले जाने के बाद पारा का स्तर परिवर्तित होना प्रारंभ होता है। यह विशेषता प्रायोगिक थर्मोमीटर को शरीर के तापमान को मापने के लिए असुविधाजनक बनाती है, क्योंकि चिकित्सीय थर्मोमीटर के विपरीत यह एक स्रोत से अलग हो जाने के बाद सही आंकड़े प्रदान नहीं करता। चिकित्सीय थर्मोमीटर में एक अनूठी विशेषता यह है कि उसके अग्रभाग घुमावदार संरचना पाई जाती है। यह घुमावदार संरचना पारे के स्तर को गुजरने से रोकती है, जिससे इसे रोगी के मुख में गुजरने के बाद भी तापमान बढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि चिकित्सीय थर्मामीटर शरीर के तापमान को मापने के लिए अधिक उपयुक्त और प्रायोगिक थर्मामीटर नहीं है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं पारे से जुड़े पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए जो विषैला होता है से निपटना चुनौतीपूर्ण होता है। थर्मोमीटर में इसके उपयोग को लेकर चिंताएं विद्यमान है। परिणामस्वरूप डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है, तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। चिकित्सीय थर्मोमीटर विशेष रूप से शरीर के तापमान को मापने के लिए निर्मित किया गया संरचना और रीडिंग। इस थर्मोमीटर में एक ग्लास ट्यूब होती है, जिसे एक सिरे पर पारे से भरा बल्ब होता है। रीडिंग सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस पर ली जाती है। इसकी पाठ्यांक सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित है, जो सामान्य शरीर के तापमान स्पेक्ट्रम के अनुरूप है। शरीर का तापमान मापने की प्रक्रिया। शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर के बल्ब को एक मिनट के लिए जीभ के नीचे रखा जाता है और फिर पारे के स्तर का निरीक्षण किया जाता है। तापमान औसत शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हालांकि व्यक्तिगत तापमान में मामूली भिन्नता आ सकती है। उपयोग सीमाएं। चिकित्सीय थर्मामीटर का डिजाइन मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए विशेष रूप से किया गया।
अन्य उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करना, जैसे जैसे उबलते तरल पदार्थ का तापमान मापने के लिए इसका उपयोग करना सही नहीं। इसके अतिरिक्त थर्मामीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसे अत्यधिक गर्म और सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए। ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा प्रवाह है। वस्तु गर्म होने पर गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में ऊष्मा स्थानांतरित करती है। उदाहरण के लिए एक फ्राइंग पैन अग्नि के संपर्क में आने पर गर्म हो जाता है। ऊष्मा अग्नि से पैन में स्थानांतरित हो जाती है। जब इसे हटाया जाता है तो पैन ठंडा हो जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा को ठंडे वातावरण में स्थानांतरित करती है। संक्षेप में ऊष्मा स्थानांतरण 3 प्रकारों से होता है: चालन ठोस पदार्थों के माध्यम से, संवहन द्रवों के माध्यम से, विकिरण निर्वात या माध्यम दोनों में। पदार्थ की प्रकृति और उसका वातावरण यह निर्धारित करता है कि कौन सी विधि एक अधिक प्रभावी होगी। चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी धातु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। चालन कहलाता है एक धातु की छड़ जब एक कठोर छोर पर गर्म होती है तो अंततः उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, जो चालन की प्रक्रिया को दर्शाता है। सभी पदार्थ समान रूप से ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा जैसे पदार्थ अच्छे ऊष्मा चालक होते हैं, जबकि प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है। संवहन जब वायु और जल जैसे तरल पदार्थ मुख्य रूप से संवहन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। जब किसी तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा स्रोत के पास वाले भाग का घनत्व कम हो जाता है और ऊपर उठ जाती है और ठंडा सघन भाग नीचे प्रतिस्थापित हो जाता है। यह परिसंचरण पूरे तरल पदार्थ को ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री पवनें दिन के दौरान स्थानीय पवनें आती हैं। वायु में संवहन के उदाहरण जो स्थल और समुद्र के बीच तापमान के अंतर के कारण होता है। समुद्र से आने वाली धातुओं को समुद्र समीर सी ब्रीज कहा जाता है। रात में यह बिल्कुल उल्टा होता है। जल स्थल की तुलना में अधिक धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बढ़ती है। इसे स्थल समीर लैंड ब्रीज कहा जाता है। समुद्र समीर, स्थल समीर। विकिरण सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। चालन और संवहन के विपरीत विकिरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि निर्वात में भी होती है। सभी गर्म वस्तुएं विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ऊष्मा विकिरण प्राप्त करने पर वस्तुओं को परिवर्तित अवशोषित संचालित कर सकती है। अवशोषी ऊष्मा वायु वस्तु के तापमान को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए धूप में छाते का उपयोग करना ऊष्मा विकिरण से बचाने का एक उदाहरण है। गर्मियों और सर्दियों में तापमान विशिष्ट मौसमों के अनुसार हमारे कपड़ों के चुनाव का मुख्य कारण रंगों और सामग्रियों के ऊष्मा अवशोषण और परावर्तन जैसे गुण हैं। कपड़ों के निर्माण सामग्री उचित ऊष्मा स्थानांतरण को
विनियमित करके हमें विभिन्न तापों को सहन करने में सहायता करते हैं। रंग और ऊष्मा अवशोषण। गर्मियों में हम आमतौर पर हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यह समझने के लिए ऐसा क्यों होता है? 2 समान टिन के कंटेनर के साथ एक प्रयोग करते हैं, जिन्हें 2 अलग रंगों, एक काला और दूसरा सफ़ेद में रंगा गया है। जब दोनों कंटेनरों को जल से भरा जाता है और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं, तो काले रंग में रंगा गया कंटेनर तेजी से गर्म होता है। यह दर्शाता है कि गहरे रंग की सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। अंतर सर्दियों में हमें गर्म रखने के लिए गहरे रंग के कपड़े बेहतर होते हैं। इसके विपरीत हल्के रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं, जिससे वे गर्मियों के लिए अधिक आरामदायक होते हैं। ऊन की गर्माहट। सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े अधिक पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वे गर्माहट देते हैं। ऊन गर्मी का खराब संवाहक है। इसके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है, जिससे इंसुलेशन होता है। यह शरीर की ऊष्मा को ठंडे वातावरण में जाने से रोकता है। कंबल का चयन। जब सर्दियों के दौरान एक मोटे कंबल या एक साथ जुड़े हुए 2 पतले कंबलों के बीच विकल्प दिया जाता है, तो दूसरा कंबल बेहतर माना जाता है। इसका मुख्य कारण 2 पतले कंबलों के बीच फंसी वायु परत है, जो अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करती है। बिल्डिंग इंसुलेशन। घरों में ऊष्मा का अनुकूलन डिजाइन विकल्पों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है, जैसे बाहरी दीवारों का निर्माण जो वायु की परतों का निर्माण करती है। ऐसा ही एक विधि में खोखली ईंटों का उपयोग करना भी शामिल है, जो इमारत के अंदर अत्यधिक गर्मी या ठंडक से रोकती है। कोयला और पेट्रोलियम। मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली सामग्री प्रकृति से प्राप्त होती है। यह मानव प्रयासों से निर्मित की जाती है। वायु, पानी, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और मानव गतिविधियों से समाप्त नहीं होते। उदाहरणों में सूर्य का प्रकाश, वायु आदि शामिल होती है। समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानव गतिविधियों को समाप्त हो सकते हैं। वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधन। सीमित संसाधनों का उपयोग। खनिज पदार्थों से भरे कंटेनर समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग-अलग पीढ़ियाँ इन संसाधनों का भिन्न तरीके से उपयोग करती हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन छोड़ सकते हैं। यह अवधारणा कुछ संसाधनों की सीमित उपलब्धता को रेखांकित करती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन सीमित जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला कठोर पत्थर जैसा काले रंग का पदार्थ होता है। खाना पकाने रेत के इंजन, थर्मल पावर प्लांट और विभिन्न यौगिकों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। संगठन। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले आर्द्रभूमि क्षेत्रों में घने वन विद्यमान थे, किंतु प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन मिट्टी में दब गए। कार्बनाइजेशन। समय के साथ बढ़ते तापमान और दाब के कारण मृत पौधों
पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। रूपांतरण की इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। चूँकि यह वनस्पति के अवशेष से बना था, इसलिए कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयले का दहन, जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। कोयले से बने उत्पाद कोक है। यह एक कठोर छिद्रपूर्ण काला रंग का ठोस पदार्थ है जिसे कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कहा जाता है। इसका उपयोग स्टील निर्माण और धातु निष्कर्षण क्षेत्र में किया जाता है। कोक तार, यह एक पतला गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसकी एक अप्रिय गंध होती है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार का उपयोग सिंथेटिक रंगों, दबाव, विस्फोटकों, इत्र, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री और छत बनाने वाली सामग्री के लिए किया जाता है। नेफ्थलीन बॉल जो कीटों को दूर भगाती है और इससे प्राप्त होती है। कोल गैस कोक निर्माण के दौरान कोयले के प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त होती है। इसका उपयोग कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग स्ट्रीट लाइटिंग के लिए किया जाता था। वर्तमान में इसका उपयोग तापन के लिए किया जाता है। विचारणीय बिंदु है कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम सभी जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं, फिर भी उनके गुण अलग अलग होते हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया में अंतर के बारे में विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम या शब्द पेट्रा चट्टान और ओलियम तेल से उत्पन्न हुआ है जो पृथ्वी की चट्टानों के बीच में इसके निष्कर्षण को इंगित करता है। हल्के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। भारी वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं। गठन। पेट्रोलियम उन जीवों से प्राप्त होता है जो कभी समुद्र में रहते थे। लाखों वर्षों से ये मृत जीव उच्च ताप और वायु की अनुपस्थिति के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। चूँकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इसलिए वे जल के ऊपर तैरते होते हैं। खोज और स्थान। विश्व का पहला तेल कुआं वर्ष 1859 में पेंसिल्वेनिया, यूएसए में खोजा गया था। भारत में तेल की खोज सर्वप्रथम 1867 में असम मकूम में हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में गुजरात, मुंबई, हाई गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियाँ शामिल हैं। शोधन। पेट्रोलियम जो अपने गहरे और तेली रंग के कारण जाना जाता है, एक अप्रिय गंध होती है। इसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, चिकनाई युक्त तेल और पैराफिन मोम सहित विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। शोधन के अंतर्गत इन घटकों को अलग करने की प्रक्रिया शामिल होती है। उत्पाद और पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त पदार्थ को पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। ये पदार्थ डिटर्जेंट, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक जैसे फाइबर, साथ ही पॉलीथीन और प्लास्टिक के उत्पादन में सहायक है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस, यूरिया जैसे उर्वरकों के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। काला सोना पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मूल्य के कारण इसे अक्सर काला सोना कहा जाता है। विचारणीय बिंदु है कि पेट्रोलियम को परिष्कृत करने पर पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन
केरोसिन आदि जैसे विभिन्न उत्पाद। वॉशरूम के मम्मी गेट लगे हैं, बंदरगाह है शायद। पेट्रोलियम के परिष्करण करने पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि जैसे विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसका हम दैनिक उपयोग में बड़े पैमाने पर करते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के बीच कम से कम 5 अंतरों के बारे में विचार कीजिए। डीजल प्रदूषण में अत्यधिक योगदान क्यों करता है? पेट्रोल बेहतर त्वरण क्यों देता है? लेकिन भारी वाहनों लोकोमोटिव पनडुब्बियों को चलाने के लिए डीजल अत्यधिक उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटक और उनके उपयोग। पेट्रोलियम एलपीजी पेट्रोलियम गैस तरल रूप में एलपीजी घर और उद्योग के लिए ईंधन के रूप में उपयोग होती है। पेट्रोल मोटर ईंधन, विमानन ईंधन, ड्राई क्लीनिंग, विलायक में उपयोग होता है। केरोसिन स्टोव में, लैंप में, जेट विमान ईंधन के लिए उपयोग होता है। डीजल भारी मोटर वाहनों और इलेक्ट्रिक जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग होता है। चिकनाई युक्त तेल, लुब्रिकेंटिंग ऑयल स्नेहक के रूप में उपयोग होता है। पैराफिन, मोम, मलगम, मोमबत्ती और वैसलीन के रूप में उपयोग होता है। बिटुमिन पेंट और सड़क निर्माण में उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस एक आवश्यक जीवाश्म ईंधन है जो आपूर्ति हेतु मुख्य रूप से सिलेंडर और पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी बनाने के लिए उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसकी कम प्रदूषणकारी प्रकृति के कारण इसे परिवहन के साधनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष उपयोग प्राकृतिक गैस को घरों और कारखानों में सीधे प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों का एक नेटवर्क बड़ौदा, गुजरात और दिल्ली के कुछ हिस्सों में इसकी आपूर्ति की सुविधा प्रदान करती है। अनुप्रयोग प्राकृतिक गैस कई ईंधनों और उर्वरकों में के उत्पादन के लिए एक आधारभूत सामग्री के रूप में भी कार्य करती है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार प्रचुर मात्रा में है, जिनमें त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र शामिल है। विचारणीय बिंदु ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी प्रकृति कम प्रदूषणकारी है। शेल गैस, टाउन गैस, मीथेन, क्लैथरेट जैसी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक गैस में अंतर के बारे में विचार कीजिए। सीमित प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि पहले बताया गया, जीवाश्म ईंधन, वन और खनिज जैसे कुछ प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले मृत जीवों को कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में परिवर्तित होने से लाखों वर्षों का समय लगता है, लेकिन ज्ञात भंडार शायद कुछ और शताब्दियों तक ही उपलब्ध रहेंगे। इन ईंधनों का दहन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। यह ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने ग्लोबल वार्मिंग के जोखिम को कम करने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना अनिवार्य है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ CPRA इस जीवाश्म ईंधन के संचालन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं, जैसे कि वाहन चलाते समय एक समान गति बनाए रखना, लंबे समय तक रुकने पर इंजन बंद करना, टायर का सही दबाव सुनिश्चित करना और नियमित रूप में वाहन का रखरखाव करना। दहन और ज्वाला ईंधन का उपयोग घरों, उद्योगों, ऑटोमोबाइल में किया जाता है। उपयोग के लिए उदाहरण के लिए गोबर, लकड़ी का कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG आदि, मोमबत्ती और कोयले जैसे विभिन्न पदार्थ के जलने में भिन्नता पाई जाती है। कुछ में ज्वाला उत्पन्न होती है, कुछ में नहीं।
दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे जलने वाले पदार्थ को दहनशील या ईंधन कहा जाता है, जो ठोस, तरल और गैस हो सकते हैं। दहन के दौरान प्रकाश की ज्वाला या चमक के रूप में उत्सर्जित हो सकता है। मैग्नीशियम जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। कोयले की तरह चारकोल भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रज्वलित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो ईंधन के रूप में कार्य करता है। दहन के लिए आवश्यक शर्तें। दहन के लिए ऑक्सीजन एक आवश्यक घटक है। मोमबत्ती ऑक्सीजन के प्रवाह के दौरान स्वतंत्र रूप से जलती है, लेकिन वायु की आपूर्ति सीमित होने पर टिमटिमाती और धुआं उत्पन्न करती है। यह पूरी तरह से बुझ जाती है। वायु की आपूर्ति बंद करके आग को बुझाया जा सकता है, जैसे कि तब देखा जाता है जब जलते हुए व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है। ज्वलन तापमान विभिन्न पदार्थों के अलग अलग तापमान होते हैं जिस पर वे आग पकड़ते हैं, जिसे उनका जलन तापमान कहा जाता है। उदाहरण के लिए माचिस कमरे के तापमान पर नहीं जलती है, लेकिन माचिस की डिब्बी पर घर्षण करने पर जलती है। माचिस की तीलियां का डिज़ाइन अब अत्यधिक उन्नत हो गया है। वर्तमान सुरक्षा माचिस में पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित रसायन होते हैं। एक दहनशील पदार्थ तब नहीं जलेगा जब उसका तापमान उसके जलन तापमान से निम्न रहता है। यही कारण है कि खाना पकाने का तेल लंबे समय तक गर्म करने पर आग पकड़ सकता है, किंतु लकड़ी इससे भिन्न गुण प्रदर्शित करती है। प्रज्वलन तापमान सुनिश्चित करता है कि पदार्थ केवल तभी जलना प्रारंभ करता है जब इसे एक निश्चित तापमान प्रदान किया जाता है। इस अवधारणा का उदाहरण एक कागज कप है, जो जल से भरे होने पर नहीं जलता, क्योंकि जल कागज को उसके प्रज्वलन तापमान को कम बनाए रखता है। ज्वलनशील पदार्थ ये बहुत कम प्रज्वलन तापमान वाले पदार्थ हैं, जिनसे वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल, अल्कोहल और द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG शामिल है। दहन के प्रकार। तीव्र दहन। जब पदार्थ की ज्वलन की दर तीव्र होती है तो वे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जब एक जलती हुई माचिस या गैस लाइटर को स्टोव के पास लाया जाता है तो गैस तेजी से जलती है, और जो तीव्र दहन उदाहरण है स्वतः स्फूर्त दहन। यह दहन के एक प्रकार को संदर्भित करता है जहाँ कोई पदार्थ बिना किसी स्पष्ट बाहरी कारण के स्वतः ही प्रज्वलित करता है। फास्फोरस जैसे पदार्थ कमरे के तापमान पर वायु की उपस्थिति में प्रज्वलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयले के महीन कण शामिल हैं, जिनकी स्वतः स्फूर्त दहन की प्रकृति के कारण कोयला खदानों में अचानक आग लग जाती है। सूरज की रोशनी या बिजली जैसे विभिन्न प्राकृतिक कारणों से स्वतः स्फूर्त दहन के कारण वनाग्नि की घटनाएं देखी जा सकती हैं। हालांकि मानवीय लापरवाही जैसे कि कैंप फायर को बिना बुझाए छोड़ देना अक्सर वनाग्नि का मुख्य कारण होता है। विस्फोटक दहन तब होता है जब अचानक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और गैस तीव्र दर से निकलती हैं। त्योहारों के दौरान आतिशबाजी इसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह पटाखा जलाया जाता है तो यह विस्फोट करता है। पटाखे पर लगाया गया बाहरी दबाव भी विस्फोटक अभिक्रिया को स्थापित कर सकता है। ज्वाला लौ की विशेषताएं। LPG और मोमबत्ती की ज्वाला रंग अलग अलग होते हैं। दहन के दौरान वाष्पित होने वाले पदार्थ ज्वाला निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल, पिघला हुआ मोम,
चारकोल के दहन से ज्वाला प्रज्वलित नहीं होती क्योंकि यह वाष्पीकृत नहीं होती। ज्वाला का चमकदार क्षेत्र बिना जले कार्बन कणों की उपस्थिति को संदर्भित करता है। गैर चमकदार क्षेत्र ज्वाला को सबसे गर्म भाग होती है, जिसका उपयोग अक्सर सुनार के कीमती धातुओं को पिघलाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसका तापमान बहुत अधिक होता है। आग पर नियंत्रण। फायर ब्रिगेड की प्रतिक्रिया। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने पर फायर ब्रिगेड आमतौर पर आग बुझाने के लिए जल का उपयोग करती है। जल दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह दहनशील पदार्थ को ठंडा करता है और इसके तापमान को प्रज्वलन बिंदु से कम करता है, जिससे आग फैलने की दर कम हो जाती है। जल वाष्प दहनशील पदार्थ को आच्छादित कर देती है, साथ ही वायु की आपूर्ति को सीमित करती है और आग को प्रभावी ढंग से बुझाती है। आग के लिए अनुकूलन परिस्थितियाँ। आग जलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है: ईंधन, वायु, ऑक्सीजन की आपूर्ति। ऊष्मा ईंधन के तापमान को उसके प्रज्वलन बिंदु से ऊपर उठाने के लिए आग पर नियंत्रण हेतु इसमें से एक या अधिक घटकों को अलग करना शामिल है। अग्निशमन यंत्र या तो वायु की आपूर्ति को सीमित करके ईंधन के तापमान को कम करके या दोनों का उपयोग कर कार्य करते हैं। कई परिस्थितियों में ईंधन को जैसे कि इमारत हटाया नहीं जा सकता। अग्निशामक यंत्रों के प्रकार। जल सबसे सामान्य अग्निशामक यंत्र। यह लकड़ी और कागज जैसी सामग्री में लगने वाली आग के लिए प्रभावी। जल विद्युत आग चालकता के कारण यह तेल और पेट्रोलियम की आग बुझाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जल तेल से अधिक सघन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामग्रियों में लगने वाली आग के लिए आदर्श है। यह ऑक्सीजन से भारी होती है। CO2 आग पर एक आवरण बना देती है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। CO2 आमतौर पर विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसे सिलेंडर में उच्च तापमान पर तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब ये गैस बाहर निकलती है तो फैलती है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है, जिससे आग की ज्वाला को ठंडा करने में सहयोग मिलता है तथा तापमान तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो जाती है, जिसका दोहरा लाभ मिलता है। सूखे पाउडर वाले रसायन का निर्माण करने से सोडियम का बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रसायन का उपयोग किया जा सकता है। ये रसायन आग में CO2 छोड़ते हैं, जो फिर आग बुझाने में सहायक है। ईंधन ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत लकड़ी का कोयला, पेट्रोल और मिट्टी का तेल शामिल होते हैं। इसे ईंधन कहा जाता है। एक अच्छा ईंधन वह होता है जो आसानी से उपलब्ध हो और किफ़ायती हो। वायु में मध्यम दर से जलता हो, पर्याप्त गर्मी और न्यूनतम अवांछनीय अवशेष उत्पन्न करता हो। विभिन्न ईंधन ठोस, तरल और गैसीय रूपों में आते हैं। ईंधन की दक्षता गोबर, कोयला, LPG जैसे ईंधनों की दक्षता भिन्न होती है। कैलोरी मान 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन या स्पष्ट है उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को दर्शाता है, जिसे kJ/kg किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। विभिन्न ईंधनों के कैलोरी मान की बात करें तो गाय के गोबर का उबला कैलोरी मान 6000 से 8000 किलो जूल प्रति kg होता है। लकड़ी का 17000 से 22000 कैलोरी मान होता है। कोयला का
25,000 से 33,000 कैलोरी जूल, पेट्रोल का 45,000 कैलोरी मान, केरोसिन का 45,000, डीजल का 45,000, मीथेन का 50,000 कैलोरी मान, सीएनजी मीथेन का 50,000 कैलोरी मान, सीएनजी का 50,000 कैलोरी मान, एलपीजी का 55,000 कैलोरी मान, बायोगैस का 35,000 से 40,000 कैलोरी मान, हाइड्रोजन का 1,50,000 कैलोरी मान। ईंधन का पर्यावरणीय प्रभाव। लकड़ी जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से पेड़ों और वनोन्मूलन में वृद्धि होती है, जो वर्तमान समय में एक गंभीर समस्या बन गई है। कार्बन ईंधन ये बिना जले कार्बन कण उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण का कारण बनते हैं तथा जो श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यह अधूरे दहन से उत्पन्न एक रसायन है, एक हानिकारक गैस है जो बंद कमरे में विशेष रूप से हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के दहन के कारण इसकी बढ़ी हुई सांद्रता ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कोयला, डीजल, पेट्रोल के जलने से निकलने वाले ये गैसीय अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जो फसलों, इमारतों, मिट्टी के लिए हानिकारक है। सीएनजी की ओर संक्रमण। वाहनों में ईंधन और डीजल और पेट्रोलियम की जगह सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यह एक स्वच्छ ईंधन है, कम हानिकारक उत्पाद सर्जित करती है। ग्लोबल वार्मिंग, इसकी विशेषता पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि है, जिसे ध्रुवीय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है और निचले तापमान के स्थायी रूप से जलमग्न होने की संभावना है। निष्कर्ष रूप में कहें तो ऊर्जा, उनके स्रोत, उपयोग और प्रभाव का जटिल संतुलन एक जटिल जाल निर्मित करता है, जो हमारे तापमान, प्रदूषण, पर्यावरण और बड़े गैसीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को प्रभावित करते हैं। हमारे उद्योगों को ऊर्जा देने वाले जीवाश्म ईंधन से लेकर हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों तक ऊर्जा के विज्ञान को समझना सर्वोपरि है। महत्वपूर्ण शब्दावली में समाप्त प्राकृतिक संसाधन, ये सीमित संसाधन जो मानवीय गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधन लाखों वर्षों में कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से बने ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कार्बनीकरण यह समय के साथ दबाव में मृत वनस्पतियों को कोयला में बदलने की प्रक्रिया है। पेट्रोकेमिकल, ये पेट्रोल या प्राकृतिक गैस से प्राप्त रसायन है। दहन, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा का उत्पन्न करती है। ज्वलन तापमान, यह वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ज्वलनशील पदार्थ, ये बहुत कम प्रज्वलन तापमान वाले पदार्थ हैं। चालन, यह वस्तु के अंदर ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है जिसमें कोई हलचल नहीं होती है। संवहन, यह ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है जिसमें द्रव अणु गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर गति करते हैं। विकिरण, किरणों या तरंगों के रूप में ऊष्मा का हस्तांतरण। सुचालक, एक पदार्थ या उपकरण जो आसानी से ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि आदि का संचरण करता है। कुचालक, ये ऐसी सामग्री का उपकरण है जो ऊष्मा, विद्युत या ध्वनि के मार्ग को बाधित या कम कर सकते हैं। समुद्र से जमीन की ओर चलने वाली शीत वायु। स्थल समेत जमीन से समुद्र की ओर चलने वाली शीत वायु। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल के समग्र तापमान में क्रमिक वृद्धि। कैलोरी मान, किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान या आयतन के पूर्ण दहन पर निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा। प्रायोगिक थर्मामीटर, मानव शरीर के बाहर तापमान
मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण चिकित्सीय थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया उपकरण। केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन तरल जिसे अक्सर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का जैविक ईंधन। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस उच्च दबाव पर संग्रहित प्राकृतिक गैस। एलपीजी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस तरल के रूप में संग्रहित हाइड्रोकार्बन गैस। बिटुमेन मुख्य रूप से सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक चिपचिपा काला तरल कोयला प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होने वाला तरल पदार्थ में गर्मी का स्थानांतरण। विस्फोटक दहन जो गैस और ऊष्मा के निष्कासन के साथ तीव्रता से होता है। सतह स्फूर्त दहन बिना किसी बाहरी जलन स्रोत के किसी पदार्थ का जलन